हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जो हम लोग का सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग करवा रहे थे। उसका कुछ क्वेश्चन हो चुका था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चुका था, फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ इट रिलेट विथ मोलरिटी। ये कैसे रिलेट है मोलरिटी से वो बताना है, ठीक है। और कंसंट्रेशन। तो हम लोग देखिए क्या कैसे इसको आंसर्स मेरा क्या दिया हुआ है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी अभी भी मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था, एक्सेस प्रेशर दैट द एक्सेस प्रेशर दैट the excess pressure that applied to the solution side to prevent or stop the passage of solvent into solution through semi-permeable membrane is called osmotic pressure। तो ये मैं आसानी भाषा में बोलती हूँ, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर मतलब बोल सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ठीक है, वो अप्लाइड किया जाता है किसमें, एक सॉल्यूशन में, टू साइड सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट और स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि स्टेप किसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, किसको स्टॉप करने के लिए, ऑस्मोसिक, जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है। मैं उस दिन भी बताई थी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो किस में अप्लाइड किया जाता है, किसी एक सॉल्यूशन के साइड में अप्लाई किया जाता है उसको रोकने के लिए। किस चीज को रोकने के लिए, जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है उसको रोकने के लिए जिस प्रेशर का हम लोग उपयोग करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और उसमें जो मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या, अगर बोलिएगा तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस तो वो होता है बोल सकते हैं कि द प्रोसेस द स्पॉन्टेनियस फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है, ठीक है, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन एट हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रू एसपीएम। एसपीएम मतलब क्या हो जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वो क्या होता है, फ्लो ऑफ जो सॉल्वेंट टू मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की ओर, तो उसको जो कंसंट्रेशन होता है किसके द्वारा, एसपीएम के द्वारा। एसपीएम क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यही ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब इसका हम लोग को क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, हाउ इट रिलेट विथ मोलरिटी, सॉरी, मोलरिटी और कंसंट्रेशन। ये मोलरिटी से किस प्रकार डिपेंड है ये आपको बताना है, ठीक है, या फिर कैसे रिलेट है, इसमें क्या संबंध है। उस दिन मैं बताई थी कि जो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पे दिया होगा, देखिए यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मोरालिटी। ये उसे इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या किसको डिनोट करते हैं, पाई से, ठीक है, पाई से डिनोट करते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के। तो सी क्या होता है, मोलारिटी या फिर मोल कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, मोलारिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सी क्या है, मोलारिटी। जहाँ पर टी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है। फिर पी मेरा जो मोलारिटी, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के भी होता है। टी के मतलब जब क्या होता है, सी मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, मोलारिटी कांस्टेंट होता है। अब जब देख रहे हैं हम लोग दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पाई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के भी होगा और टी के भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सी और टी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग इसको हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू लाते हैं तो ये क्या बन जाता है, सी आर टी, और आर मेरा क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। और गैस कांस्टेंट का मेरा जो अगर उसको अगर हम लोग देखेंगे, उसका वैल्यू को अगर देखते हैं तो इसका वैल्यू शायद इतना आता है, देखिए 0.8205, 0.8205 इसका वैल्यू होता है।
और इसका अगर हम लोग बोले, इसका अगर यूनिट का यूनिट तो हो जाता है ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मोल पर, ठीक है, ये होता है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिराइव द इक्वेशन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिराइव एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को हम लोग को किसी भी सॉल्यूशन को इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट होता है, उसको आपको डिफाइन करना है, मतलब उसको डिराइव करना है। तो जैसे अकॉर्डिंग टू, देखिए इसको डिराइव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉल्स लॉ हम लोग को जाना है, रॉल्स सॉल्यूशन में हम लोग अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ठीक है, उसमें वेपर प्रेशर के बारे में क्या बोला है देखिए। रॉल्स लॉ में क्या हम लोग जानते हैं, देखिए P1 P इक्वल टू क्या होता है रॉल्स लॉ में, वोलेटाइल P इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। इफ सॉल्यूट क्या होता है, कंपोनेंट 2 इज नॉन वोलेटाइल, देन क्या होता है P इज बराबर क्या हो गया P1। अब इसका वैल्यू क्या होता है P1 नॉट x1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसका हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा P1 नॉट 1x2 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 हो जाएगा होगा। उसके बाद जब हम लोग P को 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस P1 नॉट इक्वल टू माइनस P1 नॉट x2 हो जाएगा। अब जब हम लोग x2 मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो ये क्या होगा, रिलेटिव रिलेटिव वेपर प्रेशर, मतलब एक की तुलना में, ठीक है, तो वो अलग क्या होता है, ठीक है, मतलब किसी भी दिए हुए रिलेटिव वेपर प्रेशर में एक वेपर प्रेशर दिया है, उसका एक रिलेटिव मतलब तुलना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P1 मेरा दिया, P1 नॉट माइनस P1 आ गया। अब मेरा जो रिलेटिव वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है P1 नॉट, जो मेरा P1 नॉट माइनस P होता है, और ये P1 नॉट इक्वल टू क्या होता है x2 होता है, ठीक है, ये इसका होता है। तो ये हम लोग को लाना है, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P आ गया। उसके बाद यहाँ P1 नॉट x2 है। अब x2 को अलग कर रखना है, बाकी सबको हम लोग को जो भी इधर है उसको इधर नीचे ले जाना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए अब हम लोग को क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है मोलारिटी और मोलालिटी में। मोलालिटी क्या होता है, तो मोलालिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर यहाँ समझ लीजिए, यहाँ द नंबर ऑफ मोल्स, कि नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी इन 1 kg, ठीक है, सॉल्वेंट Na बोल सकते हैं, और ये क्या होगा केजी में 1 kg का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोलालिटी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्या, मोलारिटी, सॉरी मोलारिटी को भी हम लोग को डिफाइन करना है। मोलारिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, मोलारिटी। तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ये क्या कहलाएगा MB, और इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर, यही होगा ना। तो ये क्या कहलाएगा, मोलारिटी, और ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मोलालिटी, कि इसका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है वो किस पे तुलना करता है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन इसमें क्या होता है, वो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें कहाँ प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन में, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ होगा, सॉल्वेंट में। यहाँ पे 1 kg और यहाँ पे 1 लीटर। तो यहाँ पे देखिए
अब इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो मतलब ये देखिए बी नंबर में क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो इसका टेम्परेचर का इफेक्ट है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इसमें कोई भी टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है टेम्परेचर से। लेकिन ये क्या करता है, मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, जो मोलारिटी होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से क्या करता है, चेंज भी होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इन एसिटोनाइट्राइल, ये इसमें इसको व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को देखना है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए 6.5 ग्राम हो जाएगा, और ये क्या है 450 ग्राम है, तो दोनों पूरा इसको अगर हम लोग कर दे तो ये कितना कहलाएगा, देखिए 6.5 ये ग्राम में हो गया। अब मास परसेंट निकालना है, तो मास परसेंट में क्या हो जाएगा, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स का, ठीक है, मास हम लोग निकालते हैं, ठीक है, मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और पूरे मास ऑफ का सॉल्यूशन, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मास परसेंटेज बोलेंगे, ठीक है। तो मास परसेंट, मास ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन कितना है देखिए 6.5 ग्राम, ठीक है। और ये क्या है मेरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो ये क्या है ग्राम में, ठीक है। तो ये ग्राम में, तो अगर इसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा फिर, ये ग्राम में इंटू क्या हो जाएगा 100, ये केजी, सॉरी ये इंटू क्या हो जाएगा 100, मास ऑफ एस्पिरिन इंटू 100 बाई में मास ऑफ सॉल्यूशन। जब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 100, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ एस्पिरिन, मास ऑफ एस्पिरिन, किसी भी चीज़ का हम लोग को जो परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं, और मास ऑफ सॉल्यूशन, या मतलब किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो मास है वो किसके साथ निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ, तब उसका जब हम लोग रेशियो लेते हैं और इंटू 100 कर देते हैं, तो वो मेरा किस चीज़ में चेंज हो जाता है, परसेंटेज में आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस चीज़ में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1.424%। अब अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इधर का क्वेश्चन मेरा छोटा हुआ है, 19 के बाद हम लोग का 20 क्वेश्चन छोटा हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन। इफ 20 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोग का, इफ 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ, मोलर मास जिसका कितना है 50 ग्राम ऑफ, 50 ग्राम per mole is dissolved in 50 ग्राम of solvent and elevation in boiling point, ठीक है, elevation of boiling point दिया है 1 केल्विन, कैलकुलेट दिया हुआ है kb इज ऑफ द सॉल्वेंट, kb हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो पहले दिया क्या हुआ है ये हम लोग को बताना होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग का दिया हुआ है, वो जो कि कितना दिया है 1 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो इलेवेशन, अब हम लोग को निकालना क्या है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट वाला दिया हुआ है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको टी डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जबकि दिया हुआ है कितना 1 केल्विन, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 50 ग्राम। अब हम लोग को निकालने के लिए कैसे करते हैं देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, बॉइलिंग हम लोग ये जानते हैं, यहाँ इसमें निकालना हम लोग को क्या है, हम लोग को निकालना है के बी ऑफ द सॉल्वेंट, के बी हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे के बी निकालना है, तो मतलब क्या हो गया, के बी निकालने के लिए देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, जो कि ये के बी क्या कहलाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर जो के बी है वो क्या कहलाता है, मोलर एलिवेशन, एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये हम लोग को के बी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है के बी इंटू एम, एम जहाँ की क्या होता है मोलालिटी, ये होता है, एम क्या होता है मोलालिटी। जब हम इसको
देखिए ये इसका फॉर्मूला हो गया, m क्या हो गया, मोलालिटी। अब मोलालिटी हम लोग को निकालना होगा, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी पहले अभी हम लोग पढ़े मोलालिटी होता क्या है। मोलालिटी अगर अभी हम लोग पढ़े मोलालिटी होता क्या है। तो हम लोग पढ़े कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहता है, मोलालिटी। तो जैसे ये क्या कहलाता है, जैसे एन बी, सॉरी यहाँ पे एन ए नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू ए, ठीक है। तो ये क्या होगा, वेट होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बी, जो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है एन बी बाई में क्या हो जाता है, डब्ल्यू ए, यही होता है मोलालिटी। अब एन बी मेरा मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बी बाई में डब्ल्यू ए। तो मोलालिटी क्या है, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम, वेट ऑफ, देखिए हम लोग को कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम, 50 दिया हुआ है, ठीक है। 50 इंटू क्या हो जाएगा, 50, क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या किया हुआ है, 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ऑफ द मोलर मास, जिसका क्या दिया हुआ है, 50। तो वेट निकालने के लिए यही करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू 1000, क्योंकि ये तो ग्राम में दिया हुआ है ना, ग्राम में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, केजी में चेंज करेंगे। तो 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 बाई क्या आएगा, 5। ये हो गया। अब 2/5 आ गया, मेरा मोलालिटी निकल गया। तो अब इसका जो फॉर्मूला है वहाँ पे, ये फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे इसको। तो डेल्टा टी भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे डेल्टा टी भी दिया हुआ था, इक्वल टू के बी। के बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के बी का वैल्यू दिया हुआ है, के बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, और एम का वैल्यू 2/5, और टी बी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 1। अब जब इसको हम लोग ले आते हैं, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, के बी का वैल्यू। जब हम इसको करते हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5/2 बराबर के बी आएगा। जब ये इसको हम लोग करेंगे तो 2.5 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो के बी का वैल्यू होगा वो क्या आएगा, 2.5। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग को, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी मैं ऑस्मोसिस के बारे में बताइए, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है उसके बारे में मैं अच्छे से भी बताई, फिर भी मैं एक बार फिर से बता रही हूँ उसके बारे में कि ऑस्मोसिस होता क्या है। यहाँ पे देखिए ऑस्मोसिस क्या था, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेट टू हायर कंसंट्रेट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसका यही मतलब, ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोसिस क्या कहलाता है, एक क्या कहता है, प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, प्रोसेस होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, किसका फ्लो, सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है वो किधर से किधर होता है, फ्रॉम सॉल्यूट टू सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ हाई कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट से मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूट की ओर, दैट मीन्स क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन की ओर, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के थ्रू, मतलब क्या करता है, फ्लो करता है। तो वो किसके थ्रू, सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर, passage of the passage of molecules from lower concentration, passage होता है, ठीक है, passage जो passage है मतलब पास होना, ठीक है, फ्लो होना, फ्लो मतलब पास होना, ये होगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या होता है कि जो भी मेरा द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी मेरा सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। जो मेरा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है वो सॉल्वेंट से किधर जाता है, सॉल्यूशन की तरफ जाता है, तो फ्लो होता है, फ्लो। और फ्लो होने के कारण क्या होता है, ये मेरा लो कंसंट्रेशन में होता है, लो कंसंट्रेशन, और ये क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो उसी को जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है।
रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कहा जाता है, देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस फिर उसी के जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हम लोग स्टॉप करने ऑस्मोटिक प्रेशर से जब प्रेशर ज्यादा होने लगता है तो इज अप्लाइड टू सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में जब अप्लाइड किया देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट पासिंग फ्रॉम सॉल्यूशन, तब क्या कर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है वो कहाँ पास करना चाहता है, करने लगता है सॉल्यूशन में इनटू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के थ्रू क्या होता है सॉल्वेंट सॉल्यूशन में पास कर, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन करना था। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, why an increase in temperature observed on mixing chloroform and acetone, कि क्यों टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को, ठीक है। तो इसमें इसका जो रिजल्टिंग होता है वो डेविएशन होता है, ठीक है। डेविएशन ऑफ, देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका, देखिए द बॉन्ड्स ऑफ बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, जो एसीटोन मॉलिक्यूल होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। बट ऑन मिक्सिंग द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या करते हैं, स्टार्ट, कौन सा बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, विच आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जो क्या है एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, रिजल्टिंग द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, इस जिसके कारण क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है, ही गिव्स राइज द टेम्परेचर, यही क्या करता है टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जब हम लोग क्या करते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को, जब हम लोग मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं बीच बॉन्ड्स बनता है तो उसमें क्या होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, जो क्या होता है जब हम लोग, लेकिन उसको जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, जो क्या होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, रिजल्ट में हम लोग को क्या मिलता है, रिलीजिंग द एनर्जी, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है एनर्जी क्या करते हैं रिलीज करते हैं, दिस गिव्स राइज द टेम्परेचर, जो क्या करता है टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 25 नंबर, 25 नंबर बोल रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज के एफ, मतलब ये बोल सकते हैं एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं के एफ दिया हुआ है मेरा, ऑफ वाटर 1.6 के जी पर मोल, ये दिया हुआ है, ठीक है, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, देखिए हम लोग को डेल्टा टी एफ निकालना है, ठीक है, डेल्टा टी एफ निकालना है, और इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है के एफ, यहाँ पे देखिए जो दिया है वही फॉर्मूला यही होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब हम लोग को दिया क्या क्या हुआ है ये जानना है, मास ऑफ ग्लूकोज हम लोग को दिया हुआ है, मतलब W2 मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 180 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए C6 दिया हुआ है, H12 दिया है और 6 दिया हुआ है, तो मोलिकुलर मास मतलब कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है, एक कार्बन का 12 हो गया, ठीक है, 6 2 12, अधिकतर मॉलिक्यूल्स का या फिर सॉरी अधिकतर एलिमेंट्स का क्या जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो जस्ट उसके डबल होता है, लेकिन कोई कोई में कुछ ज़्यादा होता है, कोई कोई में क्या होता है कुछ कम। देखिए इसको हम लोग 12 लेते हैं, ठीक है, 12 × 6 हो जाएगा, प्लस में ये 12 × 1 हो जाएगा, और प्लस में ये 8 8 2 16 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, जब ऐड करेंगे 72 हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 96 हो जाएगा, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये 180 ग्राम आ गया। मास ऑफ वाटर हम लोग को दिया हुआ है 250 ग्राम, तो के एफ भी दिया हुआ है हम लोग, के एफ दिया हुआ है 1.86 केल्विन के जी पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा टी एफ हम लोग को फाइंड करना है, तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए के एफ इंटू W2 में तो वेट ऑफ क्या हो जाएगा ग्लूकोज सॉल्यूट हो जाएगा, फिर W1 क्या हो गया सॉल्वेंट हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, क्योंकि ये सब ग्राम में है तो ये केजी में है, ठीक है। तो M2 क्या हो गया मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये डिवाइड जब हम लोग करेंगे 1 पॉइंट के एफ का वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है
1.86 दिया हुआ है, इंटू 54 दिया हुआ है, इंटू क्या हो जाएगा 1000। M2 हम लोग अभी निकाले, M2 मेरा कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ, सॉरी सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 250। जब इसको हम लोग करते हैं तो ये मेरा कितना आ जाता है 2.2 K आ गया, ठीक है, केल्विन आ गया। अब हम लोग को टी एफ निकालना है, तो टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ, क्या चेंजिंग आया, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो ये तो टी एफ क्या हो जाता है 273 तो होता ही है टी नॉट, मतलब एक्चुअल में जब हम लोग का उसमें वोलेटाइल नहीं करते हैं, ठीक, मिक्सिंग नहीं करते, और जब इसमें चेंजिंग आता है तो चेंजिंग कितना है 2.23 K। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मेरा जो चेंजिंग आता है पूरा टोटल फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो मेरा निकल गया, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 270.77 केल्विन। ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। आगे आगे के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगला चैप्टर करेंगे।